बेलापुर गांव में विमला और उसकी बेटी राधा रहती थीं। विमला के पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही राधा को पाला था। राधा उसकी इकलौती बेटी थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसके बाद मुझे पढ़ाई करने के लिए पायल के घर जाना है। आप परेशान मत होना। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी घर आ जाना। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? माँ, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं जल्दी आ जाऊंगी। शाम को जब राधा घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया है और वे लोग सुबह राधा को देखने के लिए आने वाले हैं। राधा का रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले घर आते हैं और उन्हें राधा पसंद आ जाती है। विमला को भी लड़का पसंद आता है। अरे बहन जी, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप राधा को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दीजिएगा। आप दहेज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे। हमें बस आपकी बेटी राधा चाहिए। जी आंटी जी, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में सब कुछ है, इसलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। विमला को विजय और उसकी माँ के विचार बहुत पसंद आते हैं और राधा को भी विजय पसंद आता है। राधा और विजय का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से राधा और विजय की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और आखिरकार उनकी शादी हो जाती है और दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी को अब भी कुछ ही दिन बीते थे कि राधा पर दुखों का पहाड़ टूटने लगा। जैसे ही विजय ऑफिस के लिए निकलता, उसकी सास का असली रूप सामने आ जाता। वह बात बात पर राधा को दहेज के ताने मारती और दिन भर उससे घर का सारा भारी काम करवाती। अरे ओ महारानी, सूरज सिर पर आ गया और तू अब तक सोई है? घर का काम क्या तेरी माँ आकर करेगी? अगर तू अपनी माँ की इतनी ही चहेती थी तो उसने तुझे खाली हाथ विदा क्यों किया? कम से कम कुछ दहेज ही दे देती। पर वो भला क्यों देती? आखिर बेटी इतने अमीर घर में जो ब्याही जा रही थी। अब जल्दी उठो और मुझे चाय बना कर दो और जो काम पड़ा है उसे जल्दी खत्म करो। जब विजय ऑफिस चला जाता तो राधा की सास पूरा दिन उसे दहेज के लिए ताने मारती और परेशान करती रहती। राधा बेचारी चुपचाप पूरे घर का सारा काम करती रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक वह रसोई, सफाई और बाकी सभी कामों में लगी रहती, जबकि उसकी सास सारा दिन आराम करती रहती थी और उसे जरा भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। अरे ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अभी और भी बहुत काम पड़े हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कोई नौकर नहीं भेजा है। बाकी घर का काम कौन करेगा महारानी? क्या सब काम हम ही करेंगे? एक दिन जब विजय ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है तो वह अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है। पता नहीं मैं कैसी लड़की को अपनी बहू बना लाई हूँ। जब से तुम मेरे घर में आई हो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है मनहूस। और तेरी माँ ने तो तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तुम अपनी माँ के घर क्यों नहीं चली जाती हो मनहूस? अरे मेरी प्यारी राधा बेटा। माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद राधा के साथ इतना बुरा सलूक करती हो, और अब मेरे आते ही तुम राधा बेटा बोलना शुरू हो गई। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बोलो माँ। और राधा ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। माँ, तुम तो राधा को अपनी बेटी बनाकर लाई थी और हमने ही दहेज लेने से इनकार किया था। तो फिर ये सब क्यों माँ? तुम्हें अब राधा से ये सब नहीं कहना चाहिए था माँ। अगली सुबह जब राधा और विजय घर छोड़कर जाने लगते हैं तो कविता उनसे कहती है, रुको विजय बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी राधा के साथ किया वह बहुत गलत था और मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। पर तुम दोनों यह घर छोड़कर मत जाओ। नहीं माँ, हमें रोकिए मत।
हमें जाने दीजिए। राधा के साथ आपने जो किया वो बहुत गलत था। आप ऐसा कैसे कर सकती है? अगर आपको राधा पसंद ही नहीं है तो हमारा इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। माँ जी, आप परेशान मत होइए। हम घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। हम आपके साथ ही रहेंगे। विजय, हमें माँ जी को माफ कर देना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे बहुत शर्मिंदा है। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। राधा बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। विजय, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम दोनों घर छोड़कर मत जाओ। कविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों उसे माफ कर देते हैं।